नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य उपाध्याय आज गरियाबंद पहुंचे, जहां गरियाबंद सरपंच संघ के अध्यक्ष मनीष ध्रुव और उप सरपंच भूपेंद्र ध्रुव ने उनका स्वागत किया। वहीं ब्लॉक अंतर्गत आने वाले सभी सरपंचों ने स्थानीय विश्राम गृह में मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और जनता जन यात्रा करने वाले विषयों पर इस दौरान कई तरह की रणनीति पर भी चर्चा की गई। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य उपाध्याय ने बताया कि किस तरह से प्रदेश में सरपंचों के साथ अन्याय किया जा रहा है। एक और जहां सरकार सरपंचों को अधिकार देने की बात कर रही है, तो वहीं उन्हें 50 लाख तक का काम की एजेंसी बनाने की बात कह रही है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन बैठे अधिकारी 1 लाख काम विभाग को देखकर उनके काम कर रही है। तो गरियाबंद दौरे पर पहुंचे आदित्य सरपंच जनता जन यात्रा करने वाले हैं रायपुर से दिल्ली तक, तो उसी के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए और गरियाबंद में हमारे जो सरपंच साथियों को कई प्रकार की समस्याओं का भी जो सामना करना पड़ रहा है, इन उद्देश्यों को भी लेकर आज हम सब सरपंच साथी यहाँ एकत्रित हुए हैं, ताकि एक दूसरे की समस्याओं को सुने और समझें और उनका निराकरण जल्द से जल्द करा सकें। अभी तुरंत हम लोग कलेक्टर साहब से भी मिलने जाएंगे कि जिस प्रकार से कि भूपेश बघेल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50 लाख तक के काम को करने के लिए सरकार को कार्य एजेंसी बनाने के लिए उन्होंने वादा किया था, और आज छोटे छोटे काम जो 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख का काम को भी आरईएस के ठेकेदारों को दिया जा रहा है। चित्रकूट विधायक रमजान मेंजाम ने लोक सेवा स्वास्थ्य योजना अंतर्गत जल जीवन मिशन के तहत ग्राम किलेपाल 2 में सिंगल विलेज नल जल प्रदाय कुम्हारा सांड्रा मार्ग पर मनकामी पारा में 12 मीटर पुलिया निर्माण कार्य और किलेपाल 1 में सिंगल विलेज नल जल प्रदाय के जरिए कुल 14 करोड़ से अधिक राशि का भूमि पूजन कर बस्तारानार ब्लॉक के तीनों ग्राम पंचायतों को बड़ी सौगात दी है। रमजान मेंजाम ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार में चित्रकूट विधानसभा के लगभग सभी ग्राम पंचायतों में शुद्ध पेयजल पर्याप्त हेतु जल जीवन मिशन में के जरिए घर घर पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे छत्तीसगढ़ सरकार की 3 मूल मंत्र: विकास, विश्वास, सुरक्षा। तो विकास की दृष्टिकोण में हम लोगों ने क्षेत्र के हर कोने में, जहां पहुंच विहीन क्षेत्र है, जो गांव देहात के लोगों को जो शुद्ध पेयजल पीने के लिए उपलब्ध नहीं कराया, हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि गांव में भी नल जल के माध्यम से हर घर में शुद्ध पीने का पानी हो। कोरबा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने करताला विकासखंड में के अंतर्गत ग्राम कनकी, जोगीपाली और ग्राम कटबितला के गोठान का अवलोकन किया। तेज धूप होने के बावजूद उन्होंने पैदल ही एक कोने से दूसरे कोने तक गोठान में न सिर्फ वर्मी कंपोस्ट निर्माण को देखा, गोठान से जुड़े स्व सहायता समूह की महिलाओं से उनके आजीविका गतिविधियों के संबंध में चर्चा करते हुए उन्हें गोठान में खाली जगह का सदुपयोग करने की प्रेरणा भी दी। कलेक्टर ने ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि गोठान में आप लोगों के लिए बनाया गया है, जहां साग सब्जी का उत्पादन करिए, खाद बनाइए और जिस तरह अपने घरों की देखभाल और सुरक्षा करते हैं, वैसे ही गोठान का देखभाल करिए। इसे आप अपनी ही जिम्मेदारी मानिए। कलेक्टर झा ने गोठान का अवलोकन कर निर्देशित किया है कि समूह की महिलाओं के लंबित भुगतान शीघ्र कराएं, उपलब्ध वर्मी को सोसाइटी को देने, खाद के लिए
बोरा उपलब्ध कराने और मापदंडों के अनुसार पैकेजिंग करने, पानी की उपलब्धता के लिए खराब बोर को सुधारने और फलदार वृक्षारोपण कराने के निर्देश देते हुए गोठान को विकसित करने के निर्देश दिए गए। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ये कहानी है एक छोटे से गांव की और वहां रहती है छोटी सी छुटकी। छुटकी 8 साल की है और अपने दोस्तों के साथ रोज स्कूल जाती है। अभी अभी उन सबका दाखिला आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में हुआ है, जहां इंटरनेट लगे कंप्यूटर से अंग्रेजी में पढ़ाई होती है। आमदनी के साधनों से अब छुटकी की अम्मा भी जुड़ गई है, स्व सहायता समूह के जरिए। सहूलियत तो छुटकी के बाबा की खेती में भी हो गई है। नई तकनीकों और किसान हितकारी योजनाओं से छोटे किसान भी ज्यादा आमदनी कमा रहे हैं। अब खेती है तो खुशहाली है। भाई, किसने सोचा था कि कभी गोबर बेच के कमाई होगी। छुटकी के बाबा ने नई मोटरसाइकिल खरीदी है। बदलाव तो इलाज की सुविधा में भी हुआ है। छुटकी की अम्मा अब अपनी तबीयत से परेशान नहीं रहती, झट से इलाज करा आती है और दवाइयों की सहूलियत वो घर के नजदीक ही मिल जाती है। गांव के हर घर में बाड़ी है, जहां रोजमर्रा की सब्जियां लोग खुद ही उगाते हैं। छुटकी के गांव में सूरज ढलने के बाद भी अंधेरा नहीं होता, क्योंकि वहां बिजली पूरी है और बिल आधा। ऐसी कई कहानियां हैं। छुटकी के गांव जैसे कई गांव हैं जो विकास की बुनियाद बन रहे हैं, आत्मनिर्भर बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार, भरोसे की सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। रायपुर में अक्ति तिहार एवं माटी पूजन दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम बघेल के द्वारा शिरकत की गई। हम माननीय आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करते हैं कि हम सबको इस अवसर पर समस्त कृषक बंधुओं को अक्ति तिहार एवं माटी पूजन दिवस के अवसर पर माटी पूजन की शपथ दिलाएं। सर, आपसे सादर निवेदन है। सर, वो फोल्डर के अंदर आप लोग के लिए भी रखा हुआ है, वो फोल्डर के अंदर सर स्वीकृति है। सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ यह शपथ दोहराएंगे। सब जन खड़ा हो जाओ भाई। अच्छा, जैसे जैसे मैं कहूं तैसे दोहराना है सब जन ला। और जौनी हाथ लागू रखा। हम शपथ लेते हैं कि हम हमारी मिट्टी, जिसे हम माता भूइयां कहते हैं, उसकी रक्षा करेंगे। हम अपने खेत, बगीचों और घरों में जैविक खाद का उपयोग करेंगे। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारी मिट्टी, पानी की सेहत खराब हो। हम हानिकारक रसायनों के कारण भूमि, जल को होने वाले नुकसान के प्रति सबको सचेत कर पर्यावरण की रक्षा करेंगे। हम आने वाली पीढ़ियों के लिए साफ पानी,
शुद्ध हवा और उपजाऊ मिट्टी बचाएंगे। जय भुइयां, जय छत्तीसगढ़ मातारी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आपसे निवेदन है कि आप अपना मुख्य अतिथि के रूप में अपना उद्बोधन हम सबको प्रदान करें। मंच में उपस्थित आदरणीय कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे जी, महंत राम सुंदर दास जी, प्रदीप शर्मा जी, राम कुमार पटेल जी, अग्नि चंद्राकर जी, कमलप्रीत जी, माथेश्वरन जी, गिरीश चंदेल जी और मंच में उपस्थित सभी हमारे अतिथिगण, नाफेड के चेयरमैन भी आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। मनमोहन का भी स्वागत करना है। उपस्थित सभी देवियों, सज्जनों, किसान भाइयों और स्व सहायता समूह के हमारी सभी बहनें, पत्रकार साथियों, आज अस्थि त्योहार है, परशुराम जयंती है। परशुराम जी को हम लोग अलग अलग ढंग से स्मरण कर लेते हैं। भगवान शिव ने परशुराम जी को अस्त्र, शस्त्र और शास्त्र के साथ साथ कृषि के भी ज्ञान उन्हें दिया था। ऐसा कहते हैं कि हमारे सरगुजा में उदयपुर के एक गांव है, वहां पे परशुराम जी का जन्म हुआ था। रेणुका नदी के किनारे आज भी करीब 2 एकड़ जमीन में जहां बरगद का पेड़ है और अस्त्र शस्त्र वहां रखे गए हैं। प्रदीप शर्मा जी वहां गए हैं, देख के आए हैं। लेकिन ऐसी मान्यता है, कोई प्रमाणिक तथ्य नहीं है, लेकिन आज भी वहां के आदिवासी उस जगह को सुरक्षित भी रखे हैं। वहां प्राचीन मूर्तियां भी है, सतमहला उस जगह को कहा भी जाता है। वहां 5वीं शताब्दी के बहुत सारे तालाब, मूर्तियां आज भी वहां विद्यमान हैं। आदरणीय साथियों, भगवान परशुराम जी महेंद्र पर्वत में निवास करते थे और वहां से जब हिमालय की ओर गए अस्त्र शस्त्र को छोड़कर, उसके पहले उन्होंने कृषि के क्षेत्र में जो काम किया है, खासकर कोंकण से मालाबार तक के, आप देखेंगे कि केले और नारियल के सघन आपको वृक्षारोपण दिखाई देगा। आज जैसे हमारे कृषि वैज्ञानिक नए नए बीजों का अनुसंधान करते हैं, जंगली जो पेड़ पौधे हैं उनसे खोजते हैं, उसी प्रकार से उन्होंने ये जो जंगली पेड़ था नारियल, उसको अनुसंधान करके आज जो नारियल जिस स्वरूप में दिखाई देता है, उसकी पहली शोध भगवान परशुराम ने की थी, ऐसे लोग मानते हैं। भगवान परशुराम ने ही अक्षय पात्र का निर्माण कराया। उन्होंने कहा जितना बीज आप घर में जो फल खाते हैं उसमें बीज बच जाता है। अभी आम आएगा, आम का सीजन चल रहा है, आम की गुठलियां हैं, फेंक मत दीजिए, उसे एक पात्र में इकट्ठा करिए। तरबूज खरबूज आ रहे हैं, उसके बीजों को एकत्रित करिए। तो सारे बीजों की इस प्रकार से एकत्रित करिए, जब अनुकूल वातावरण आए तो उस समय धरती में छिड़क दीजिए। ये अच्छा पात्र। और इसी कारण से जो शस्त्र पूजा करने वाले हैं वो दूसरे रूप में परशुराम जी की याद करते हैं। शास्त्र के रूप में उन्होंने जो उड़ीस तंत्र की स्थापना उन्होंने की, जिसके बारे में विनोबा जी ने बहुत बढ़िया लेख लिखा है। तो शास्त्र के बारे में जो जानकारी रखने वाले हैं उस रूप में परशुराम जी की याद करते हैं। हम लोग किसान हैं, किसान लोग आज अक्षय तृतीया के दिन अनिवार्य रूप से सब अपने खेत जाते हैं, कुदाल लेते हैं, वहां पूजा अर्चना करते हैं, मिट्टी का
धरती माता का और उसमें बीज छिड़कते हैं। तो पहला जो काम है आज कृषि का, वो आज से प्रारंभ हो गया है। और जो परशुराम जी ने जो व्यवस्था कृषि के क्षेत्र में जो उन्होंने शोध किया था, उसको स्मरण करते हुए अक्षय तृतीया के रूप में हम सब किसान मनाते हैं। तो परशुराम जी के केवल फरसाधारी के रूप में मत याद करिए, उनके और जो योगदान है उस रूप में भी उनको याद करना चाहिए। और फरसा एकमात्र औजार है जो तलवार आप देखेंगे तो तलवार में केवल काटने का काम आता है, युद्ध में ही काम आता है, लेकिन फरसा है वो सुरक्षा के लिए भी जरूरी है, लड़ाई करना है तब भी उसकी आवश्यकता है। और दूसरा, खेत में यदि कटीले झाड़ वगैरह हो गए तो उसको काटने के भी काम आता है। एकमात्र ऐसा औजार है जो कृषि में भी काम आता है और युद्ध में भी काम आता है। और दूसरा कोई औजार बताइए जो दोनों में काम आता होगा? ये एकमात्र औजार है जो दोनों में उपयोगी आता है। दूसरा, हमारे फरसपाल जो महेंद्र कर्मा जी के गांव हैं, वहां हर साल मेला लगता है परशुराम जी के नाम से, और वहां एक मूर्ति लगी हुई है। उसके ऊपर कोई शेड वगैरह नहीं बना पाते, बहुत लोगों ने प्रयास किया लेकिन असफल रहे। खुले में है, जैसे माइल स्टोन लगा रहता उसी प्रकार से इतने ऊंचे के एक पत्थर है और पत्थर में परशुराम जी के चित्र उकेरा गया है। वो आज भी पारंपरिक रूप से हर साल आदिवासी वहां मेला करते हैं। तो छत्तीसगढ़ से भगवान परशुराम जी का जो संबंध है वो निश्चित रूप से हमको चाहे सरगुजा में हो चाहे बस्तर में हो दिखाई पड़ता है। और उड़ीसा चूंकि उनका कार्य क्षेत्र है, महेंद्र पर्वत वहीं है, और उसके बाद आप जाएंगे कोंकण से मालाबार तक के तो 400 से अधिक मंदिर भगवान परशुराम के बने हुए हैं। तो इस क्षेत्र में उनका भ्रमण भी रहा और यहां जहां अस्त्र शस्त्र की विद्या भी प्रदान करते थे अपने शिष्यों को, तो कृषि के क्षेत्र में नए नए अनुसंधान करके कृषि को बढ़ावा देने के काम भगवान परशुराम जी ने किया। आज आप सब ने शपथ ली है। कोरोना काल में आपने देखा कि ऑक्सीजन का क्या महत्व है, स्वास्थ्य के प्रति लोग सचेत हो गए हैं। जब हम अपने स्वास्थ्य की इतनी चिंता करते हैं तो फिर मिट्टी के भी स्वास्थ्य की हमको चिंता करनी चाहिए, जल के भी स्वास्थ्य की चिंता हमको करना चाहिए, जिसकी आपने शपथ ली। रायपुर में बहुत सारे लोग रायपुर के निवास करते हैं। पहले सब लोग तालाब में स्नान करने जाते थे। आज रायपुर के किसी भी तालाब में आप स्नान करने चल लेंगे तो सीधा वो चर्म रोग डॉक्टर के पास पहुंच जाएगा, क्योंकि जल अब दूषित हो गया है। तो हम बचत जो तालाब हैं उसके हम सुरक्षा कर पाए, उसी प्रकार से मिट्टी में जितना आप रासायनिक और खाद डालेंगे, पेस्टिसाइड डालेंगे, उतना जमीन की जो गुणवत्ता है उसमें कमी आएगी। तो उर्वरा शक्ति बढ़ाए रखने के लिए हमको जैविक खेती की तरफ बढ़ना है। और उस दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने और छत्तीसगढ़ के किसानों ने, ग्रामीण जनों ने, चाहे शहर के क्षेत्र के लोगों ने जो काम किया है, आज पूरे देश और दुनिया में उसकी चर्चा है। हम लोग न केवल गोबर खरीदी काम कर रहे हैं, बल्कि जानवरों के लिए, मवेशी के लिए गौठान का भी निर्माण किए हैं, और पैरादान भी हम किसानों से करा रहे हैं ताकि कार्बन उत्सर्जन कम हो। साथ ही उसी कार्बन को हम खाद के रूप में परिवर्तित करके खेतों में फिर से डालने का काम हम लोग कर रहे हैं। और वेदों में भी यही कहा गया है, जो प्रकृति से जितना आप लेते हैं उतना आपको वापस करना चाहिए। हम कर क्या रहे हैं? अनाज लेते हैं, फसल लेते हैं, फसल का उपयोग हम लोग कर लेते हैं अनाज के रूप में, फल सब्जी के रूप में, लेकिन बचत जो और अवशेष है उसमें आग लगा देते हैं। तो धरती को तो वापस हुआ नहीं, लेकिन वो चीजें वातावरण में गया, और वातावरण में जाने के बाद वही आपका स्वास्थ्य खराब कर रहा है। आज ग्लोबल वार्मिंग की जो चिंता हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, मौसम में बड़ा परिवर्तन आ रहा है, जून में बारिश नहीं होती, जुलाई में बारिश होने शुरू हो गया है। तो ये जो मौसम आगे खिसकते जा रहा है उसका कारण यही है, हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। जनसंख्या में वृद्धि होने के साथ साथ हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ती जा रही है, हमारी सुख सुविधाएं भी बढ़ी है।
पहले ये होता था कि हम न्यूनतम आवश्यकता से हम लोग अपन जीवन यापन करते थे, लेकिन आज जो सुविधाओं का जो अंबार लगा है, पहले दांतों से काम चला लेते थे, आज टूथब्रश और पेस्ट से शुरुआत होती है। पहले बोरे बासी खा के नाश्ता कर लेते थे, अब चाय और ब्रेकफास्ट उसका स्थान ले चुका है। तो ये जो, और उसके बाद पैदल चल लेते थे, मेहनत करते थे, बीमार कम पड़ते थे। लेकिन आज आपको बगल में ही पान ठेला है, वहां भी जाना तो आप मोटरसाइकिल में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं। तो इतना सुविधाएं जो आप ले रहे हैं, तो आखिर प्रकृति से तो ले रहे हैं, चाहे पेट्रोलियम ले रहे हैं, चाहे बिजली आप उपयोग कर रहे हैं, वो सब प्रकृति के अंदर से, पृथ्वी के अंदर से आप ले रहे हैं। तो प्रकृति के साथ जब आप इतना, प्रकृति से इतना ले रहे हैं, तो वापस क्या करना है, इसको भी हम लोगों को सोचना चाहिए। और यही कारण से पिछले 2 साल से हम लोग अक्षय त्योहार मना रहे हैं कि हम मिट्टी के, धरती की भी हम पूजा करें। मकान भी बनाते हैं तो हम लोग किसी ब्राह्मण देवता बुलाते हैं, वहां पूजा पाठ कर लेते हैं, सत्यनारायण की कथा करा लेते हैं। उसकी पीछे उद्देश्य क्या है? भवन अच्छा बने, ये तो उद्देश्य हो सकता है, लेकिन दूसरा ये है कि मिट्टी में आप कुदाल चला रहे हैं, उसको खोद रहे हैं, तो धरती माता से अनुमति भी आप ले रहे हैं। और इस बात को हम भूल जा रहे हैं कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, उसके पीछे उद्देश्य ये रहता है कि हम कोई भी काम करें, उससे अनुमति लेके करें। तो धरती माता से भी हम अनुमति लेके ये काम करते हैं। तो आज हम सब ने अक्षय त्योहार के अवसर पर धरती माता से अनुमति लेकर उसके सीने पे कुदाल चलाए हैं और उसको तकलीफ हुई है, उसके लिए क्षमा मांगे हैं और प्रार्थना किए हैं कि इसे अन्न आप देंगे, ताकि हमारे, चाहे हम अपने परिवार की बात करें, चाहे दुनिया के जितने भी लोग हैं, प्राणी हैं, उसके लिए अनाज, भोजन की व्यवस्था हम उपलब्ध करा सकें। इस पवित्र भावना से आज अक्षय तृतीया के दिन हम लोगों ने पूजा अर्चना की है। तो अक्षय तृतीया की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। साथ ही यूनिवर्सिटी के द्वारा आज अनेक कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, जिसमें 1500 सीटर के ऑडिटोरियम के उद्घाटन भी हुआ है। महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के केम कार्यालय का भी उद्घाटन हुआ है और आने वाले समय में पाटन सांकरा में 95 करोड़ की लागत से इस भवनों का निर्माण किया जाएगा और उम्मीद है कि 2 वर्ष में ये पूरा हो जाएगा। तो 2 वर्ष के लिए केम कार्यालय की यहां शुरुआत की गई है। उसी प्रकार से हमारे वैज्ञानिकों ने अनेक, अभी जिस प्रकार से मैं बधाई दूंगा यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों को, वाइस चांसलर को, तो उन्होंने। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। मेरे जैसा कोई